हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है मेरा क्या, रेजोनेंस, अनुनाद। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, रेजोनेंस मीन्स द फिनोमिना in which molecule can be expressed in different structural forms. These structural forms are differ in the position of electrons only, and none of these can explain all properties of molecule. Then these structural forms are called resonating structures or canonical forms, and actual structure of molecule is hybrid of different canonical forms which is called resonance hybrid. समझे बच्चों कि जब एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को एक्सप्रेस किया जाए जो केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के कारण अलग अलग दिखते हैं, और इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको तो बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का वो इन स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल फॉर्म्स का हाइब्रिड होता है जिसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यही मैंने लिखा है कि द फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स which are differ in position of electrons only, and none of which can explain all the properties of molecule. These forms are called canonical forms or resonating structures. समझ गए बच्चों? And actual structure of molecule is the hybrid of all canonical forms, which is called resonance hybrid. समझे बच्चों कि जब एक ही अणु के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाए और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के कारण अलग अलग होते हैं, और इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको बोलते हैं अनुनादी रूप, कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसे हम बना नहीं सकते, केवल सोचा जा सकता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स का एक हाइब्रिड होता है, अर्थात वो होता है संकर, मतलब सबका मिला हुआ रूप, जिसे बोला जाता है अनुनाद संकर। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि वह घटना जिसमें अणु के अनेक संरचनाओं में अणु को अनेक संरचनाओं में व्यक्त कर सकते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण भिन्न होते हैं, तथा इनमें से कोई भी अणु के संपूर्ण गुणों को व्यक्त नहीं कर सकता। इन रूपों को अनुनादी रूप बोलते हैं, तथा अणु की वास्तविक संरचना इन अनुनादी रूपों का संकर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुनाद संकर। तो यहां तक बात समझ गए ना कि एक ही मॉलिक्यूल के टू और डिफरेंट या मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के कारण अलग अलग दिखते हैं, उनमें एटॉमिक पोजीशन चेंज नहीं होती, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं सीधा है उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स। और जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन कैनोनिकल फॉर्म्स का हाइब्रिड होता है, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो मैं बेंजीन को एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, फिर हम इनके कुछ रूल्स लेंगे कि हम किन फॉर्म्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, किन को नहीं बोलेंगे, मतलब किन का एग्जिस्टेंस होगा, किन का नहीं होगा। तो इस तरह से उन स्ट्रक्चर्स को हम बना के अलग अलग देखेंगे। तो देखो बेंजीन का अगर हम एक स्ट्रक्चर लें तो आपने देखा होगा कि बेंजीन के जो मेन कैनोनिकल फॉर्म है वो क्या
कैपिलरी स्ट्रक्चर से लिए गए। केवल कैपिलरी स्ट्रक्चर को ही मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स माना जाता है। तो आप देखोगे कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे, वन ये है, इनमें हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। जो आप देख रहे हैं कॉर्नर्स हैं, ये पॉइंट समझ गए, ये क्या है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन। इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया जाए जो केवल आपको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण अलग दिखेगा, 1 2 3, बाकी एटम्स सेम पोजीशन में हम लगा देते हैं इस तरह से। ये तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें केवल डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग दिख रही है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स, या हम इसी को बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ गए बच्चों, ये क्या है, अनुनादी रूप। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल व्हिच आर डिफर्स ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम्स। तो आप देख रहे हैं कि ये एटम्स के कारण पोजीशन चेंज नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के कारण डिफर है। अब ये बोला गया कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनका एक हाइब्रिड बनेगा जो एक्चुअल में बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम सोच सकते हैं उसकी क्या बॉन्डिंग है, कहाँ किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, एक्चुअल में उसको बता पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। केवल एक स्ट्रक्चर इस तरह से मैं बना देता हूँ जो समझने के लिए है। इस स्ट्रक्चर में सभी बॉन्ड्स एक से हो गए, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये जो है इसको हम बोलेंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ गए ना, ये क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में मॉलिक्यूल जो बेंजीन है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में जो है सक्षम है, जबकि इनमें से न तो इस फॉर्म से न अकेला इस फॉर्म से हम कंप्लीट बेंजीन की प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते। कैसे कि बेंजीन में सभी बॉन्ड्स एक से हैं CC, जबकि अगर हम इनमें या इनमें देखें तो डबल बॉन्ड वाले भी CC बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी दिख रहे हैं। बेंजीन में इतने सारे डबल बॉन्ड हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, जबकि बेंजीन एक केमिकली कम रिएक्टिव होता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल इस फॉर्म से ही एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर। क्या कहलाएगा बच्चों, ये अनुनाद संकर, सबका मिला। ठीक इसी तरह से अगर आप CO3 में देखते हैं, CO3 2- तो एक ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर आप अगर हम बनाएं इसका डबल बॉन्ड और माइनस हम यहाँ लगा दें, एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें जहाँ पर पोजीशन अभी डबल बॉन्ड की नहीं आई थी। देखो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ। और इनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर CO3 2- का, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो माइनस चार्ज है इनके 2- जो है वो 3 पोजीशंस में आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो 2/3 2/3 2/3 ये माइनस होगा। तो ये जो इसका होगा ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ना रह के ना सिंगल बॉन्ड, एक हाइब्रिड बॉन्ड है। मतलब हम इस बॉन्ड को या हम इसको कहें कि ये जो बॉन्ड है ये क्या है, हाइब्रिड बॉन्ड। मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालें इसका बॉन्ड ऑर्डर। और ये जो बनेगी, समझ गए ना, ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो केवल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण डिफर दिखाई देते हैं उनको तो हम बोलते हैं क्या, कैनोनिकल फॉर्म्स। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो इन्हीं कैनोनिकल फॉर्म्स का क्या होता है, हाइब्रिड होता है, जिसे बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें केवल पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग दिख रही है इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ये हैं, 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ये हैं। ध्यान रखें कि केवल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में। तो आप इनको बना लें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि हम किन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माने और किन को नहीं माने। मतलब है कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का सिलेक्शन किया जाए, इसके कुछ रूल्स हैं। तो यही मैंने लिखा है, रूल्स फॉर सेलेक्टिंग कैनोनिकल फॉर्म्स, अनुवादी रूपों के चयन के नियम। देखो पहला है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ये केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के कारण डिफर होते हैं। इनमें एटम्स की पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आपने स्ट्रक्चर्स बनाए या बने हुए स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं और उनमें आपको एटम की पोजीशन अलग दिख रही है, तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। समझ गए ना? तो जैसे, तो यही मैंने लिखा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इन ईच कैनोनिकल फॉर्म must be same, they should differ only in the position of electrons। समझे बच्चों? समस्त अनुनादिकों में परमाणुओं की स्थिति एक समान होनी चाहिए, ये केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण भिन्न होते हैं। जैसे ये है बेंजीन का एक स्ट्रक्चर और एक ये है, और एक स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज दिख रही है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है या इनमें जो कार्बन्स हैं, ये कार्बन एटम्स हैं जो यहाँ, ठीक है, वो बिल्कुल सेम पोजीशन में दोनों स्ट्रक्चर। केवल आपको दिख रहा है कि इनमें केवल पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो इनमें कार्बन भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और बॉन्ड भी चेंज कर रहे हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। भले इसको बताया गया था बेंजीन का एक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग, लेकिन ये एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। इसका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल इन दो का ही कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड से होगा। देखो ध्यान रखें, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मींस जो कि कैनोनिकल फॉर्म एक से होते हैं और जिनका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड से मिलता है, वही उसके एक्चुअल में मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये बात समझ गए कि ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं, केवल ये है। बेंजीन के दो ही मेन सिलेक्शन किए गए हैं, कैटले फॉर्म्स। दूसरा होता है कि आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उनमें ध्यान रखना है कि टोटल बॉन्डिंग मींस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम होने चाहिए। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी द सेम। समझे बच्चों? प्रत्येक संरचना में अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हमने बनाया NO का ये है स्ट्रक्चर, NO की इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अनपेयर्ड है 1, ठीक है। इसी तरह इसमें देख लो आप 6, तो ये हो गए 2, 8 और 10 और ये अनपेयर्ड है। तो आप इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो 10 है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 है। ठीक यहाँ पर भी ये है और अनपेयर्ड 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कैनोनिकल फॉर्म। और भी बना सकते हैं, अभी मैंने इनको समझाने के लिए आपको केवल बताया। तो इस तरह से ये पॉसिबल है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफर मच इन एनर्जी। मतलब ये है कि जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि उनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पीज हैं वो लगभग सिमिलर हो या बिल्कुल सेम हो। अगर बिल्कुल सेम है तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। जैसे ये और ये दोनों बेंजीन सेम पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, इनकी एनर्जीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसे मैंने आपको कार्बोनेट के बताए थे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, वो भी बिल्कुल सिमिलर एनर्जी के होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। समझ गए ना? मतलब ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर पोटेंशियल एनर्जी के होंगे, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में। नेक्स्ट है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अगर मान लो कहीं चार्ज आपको दिखाना है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में चार्ज आता है, उनके ऑक्टेट कंप्लीट करने में या किसी भी तरह से स्ट्रक्चर्स बनाने में, तो ध्यान रखना है कि वो स्ट्रक्चर ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान्य होगा
मतलब होगा वही स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाएगा जिसमें आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो आप क्या दिखा रहे हो, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या दिखा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखें ऑक्टेट कंप्लीट करने में कई स्ट्रक्चर्स ऐसे भी आएंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है। तो अगर उनमें सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं तब ये रूल नहीं लगेगा। बाकी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और आपको स्ट्रक्चर्स बनाने में किसी में पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज लगाने और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज लगाने से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो तो वो स्ट्रक्चर क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज। दूसरा ये है कि दो एडजेसेंट एटम्स में कभी भी लाइक चार्ज नहीं रखोगे। अगर लाइक चार्ज आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में तो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो कैसे, तो मैंने पहले यही लिखा कैनोनिकल फॉर्म शुड बी सच दैट नेगेटिव चार्ज रिसाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज रिसाइड, ठीक है, ऑन द लेस इलेक्ट्रो atom. Like charge should not reside on the atoms close together means adjacent position in canonical form. समझ गए बच्चों? अनादि रूपों में ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु तथा धनावेश कम ऋण विद्युतीय परमाणु में होना चाहिए। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ऐसा करने से एटम्स में जो है एक ऑक्टेट भी कंप्लीट रहते हैं और उनमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है, लेस में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे और ये स्टेबल भी होंगे। निकटवर्ती परमाणु में धनावेश नहीं होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, जैसे N2O है, ठीक है, N2O का स्ट्रक्चर बना है, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, इसके पास भी 5 है, तो 3 इसके और 3 इसके कंट्रीब्यूशन हो गए, ये लोन पे उठा के ऑक्सीजन को दे दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर आपने इस बॉन्ड को उठा के, तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर अगर आपने इसी लोन पेयर को उठा के यहाँ पर दिया, ये यहाँ खिसक गया, तो एक लोन पेयर और यहाँ पहुंच गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव। लेकिन चूंकि इन दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए ये रूल अभी आपको मैं बताऊंगा आगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो ऐसे में भी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज, ये पॉसिबल है। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, चार्ज कुछ भी लगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन एडजेसेंट पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर हम ये बॉन्ड उठा के यहाँ कर दें तो यहाँ 3 लोन पेयर्स पहुंच गए और ये लोन पेयर यहाँ आ गया, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल। क्यों होगा? क्योंकि लाइक चार्ज जब एक दूसरे के पास आएगा तो उनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा और ऐसे में ये अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि लाइक चार्ज अगर डिसलाइक चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन में आता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये स्टेबल फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ गए आप, इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे ये है कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स, ये एग्जिस्ट करते हैं, सेम पोटेंशियल एनर्जी के हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पे आया है। मान लो मैं इसमें पोजीशंस एटम्स की सेम रखूं, लेकिन अगर ऐसा चार्ज लगा दूं कि ये कोई भी एक पाई बॉन्ड उठा के कार्बन में शिफ्ट कर दूं, तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाए और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पर लाइक चार्ज एडजेसेंट पोजीशन में आ गया, दूसरा होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव चार्ज भी, तो ऐसा फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हम इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कि अगर जब आप किसी चार्ज स्पीसीज का, जैसे CO3 PO4 SO4 इस तरह की स्पीसीज के क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो उन रेजोनेंस हाइब्रिड में जो ईच एटम है उसका जो चार्ज है, जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है, जो कंट्रीब्यूशन में मतलब जिनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हर एक एटम में सेम चार्ज आना चाहिए और उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी जो एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड ऑसिलेट हो रहे हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, चाहे वो बेंजीन जैसा हो, चाहे न्यूट्रल हो और चाहे चार्ज हो। तो यही लिखा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड चार्ज ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग एटम, मतलब जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग बॉन्ड्स
ठीक है, जिनके बॉन्ड्स में कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए, सेम। समझ गए बच्चों कि अनुनादी संकर में सहभागी परमाणुओं में समान आवेश हो, सहभागी बंधों में समान बंध क्रम होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स which are oscillate in canonical form, मतलब आपको कैनोनिकल फॉर्म्स देखना है और दो एटम्स के बीच में कितनी बार बॉन्ड ऑसिलेट हो रहा है। जैसे इसमें 2 बार सिंगल बॉन्ड और 1 बार डबल बॉन्ड ऑसिलेट हो रहा है। समझ गए ना बच्चों। तो देखो ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा इसका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 1 बार डबल बॉन्ड और 1 बार सिंगल बॉन्ड ऑसिलेट हो रहा है। इसलिए इसमें जो टोटल बॉन्ड्स अगर हम इसमें कहें तो 4 लेंगे और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, उनको लेना है। जैसे इसके 3 हैं तो 3 लेंगे। तो इससे निकलाएगा बॉन्ड ऑर्डर कि दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये है। समझ गए बच्चों। अनुनादी रूपों में 2 परमाणुओं की में 2 इलेक्ट्रॉन बंधों की संख्या अपॉन में कुल सहभागी संरचना। हालांकि मैंने ये बॉन्ड ऑर्डर में भी आपको बताया है। अब आता है कि चार्ज ऑफ एटम। अब इन एटम्स में जो चार्ज लगाओगे वो कितना रखोगे। तो चार्ज ऑफ एटम में कि टोटल कितना चार्ज है और नंबर ऑफ एटम्स ऑन विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ऐसे एटम्स जिनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितने हैं और टोटल चार्ज कितना है। समझ गए बच्चों कि कुल आवेश बटा आवेश वितरण के परमाणु। इससे आपको चार्ज पता चल जाएगा कि हर एटम में कितना चार्ज आपको रखना है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब मैं जैसे इसी का रेजोनेंस यहाँ तक बना लें आप, इसको मैं एक एग्जांपल इसी से समझा देता हूँ। देखो बाकी बॉन्ड ऑर्डर चाहे बेंजीन का हो और चाहे आप किसी भी मॉलिक्यूल का अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसका हाइब्रिड बनाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे और उसके बीच फिर उसमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। अब मान लो मैंने कहा आपको किसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, तो हमें क्या करना होगा, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, बंध क्रम। समझ गए बच्चों कि बंध क्रम मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। तो आप देख रहे हैं कि 2 बार तो सिंगल बॉन्ड ऑसिलेट हो रहा है और 1 बार डबल बॉन्ड ऑसिलेट हो रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि 4 और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो कितने हो गए 3। तो ये कितना आ गया 1.33। ये बात समझ गए। 4 कहां से आ गया, 2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1 बार 2 बार तो सिंगल बॉन्ड ऑसिलेट हो रहे हैं और 1 बार डबल बॉन्ड ऑसिलेट हो रहा है। तो कुल मिला के 4 बार बॉन्ड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 2 एटम्स के बीच में। टोटल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स 3 हैं। तो इस तरह से ये इसका क्या बना, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब आता है कि चार्ज, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है, चार्ज ऑफ ईच एटम, ईच ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम में कितना चार्ज आएगा, तो देखो टोटल चार्ज है 2 माइनस और 3 स्ट्रक्चर्स हैं तो ये हो जाएगा -2/3 इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चर इसका बनाना है, एटम्स पोजीशन की वही रखनी है जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स में दिख रही है। ध्यान रखें कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड वही बनाओगे जो उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, मतलब उनके एटम्स की पोजीशन वही रहनी है जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स में है, उनमें कोई चेंज नहीं करना। अब आता है कि आप पहले इस तरह से डैश 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 लगा दें। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों वो कितना है 1.33, ना तो डबल बॉन्ड का है ना सिंगल बॉन्ड का है, दोनों का एक मिक्स फॉर्म है। और यहाँ पर चार्ज आएगा 2/3, यहाँ पर आएगा 2/3, यहाँ पर आएगा 2/3। तो टोटल मिला के आपने इस तरह से चार्ज का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यहाँ तक बात समझ गए। अब आप इनके बना के देखना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर NO3 1 माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ClO4 1 माइनस, ठीक है। इसके अलावा आप यूरिया हो गया NH2CO NH2 यूरिया का हो गया, ठीक है, CO2 है। इसी प्रकार आपको बहुत सारे बेंजीन है, फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से C6H5 होल थ्राइस C+ के बना के देखना, C6H5 CH2+ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखें।
तो इस तरह से आपको ये रूल्स याद रखने हैं कि जो हाइब्रिड होगा वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जैसा ही होना चाहिए, अर्थात उसके एटॉमिक पोजीशन वही हो। बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने बता दिया, चार्ज बता दिया, किन को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मानोगे, किन को नहीं मानोगे। ये तो हुआ केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिलेक्शन के रूल्स। फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है, और किसकी स्टेबिलिटी क्या है, और उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अनुसार अरेंज करना मैं आपको बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन।